अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सो वेलकम टू यूलॉजी बाय शो। एंड अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज़ को। हमने 4 टॉपिक्स जो है 103 के प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स के 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर लिए थे। सही है, और अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। आप लोगों को पता है जैसे क्या सेमेस्टर है वो स्लो ही वर्क कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसको वेट कर लेते हैं या फिर इसको वापस से रीलोड कर लेते हैं। अब हमारा सेशन एक्सपायर हो गया था। अब हम सेशन को जो है वो वापस से लॉगिन कर लेंगे, अपना पासवर्ड अपना इंटर डालेंगे, आईडी डालेंगे और उसके बाद में अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है एलएमएस अच्छे से लॉगिन हो गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर्स की तरफ। हमारा लेक्चर जो हमने करना है वो है 103 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। इसका हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 5th लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका जो 5th लेसन है वो देखते हैं कि क्या। यस, ये आ गया है जनाब हमारा 5th लेक्चर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्री असेसमेंट टी क्विज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो टी क्विज़ कर लेते हैं हम। देखते हैं इसमें क्या पूछेंगे। आगे जनाब क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन द कार्डलेस लिनेस कंट्रीब्यूट्स दैट कंट्रीब्यूशन टू टैक्सोनॉमी 2, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है लिनेस जो है बहुत स्लो वर्किंग में है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमने कर लिया। अब हमारा जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द कार्डलेस लिनेस प्रपोज दैट देयर आर डैश ब्रॉड ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स इनटू व्हिच होल नेचर कुड फिट। ये भी 2 ही हैं, ठीक है। देखते हैं हम दोनों सही लगाएं या दोनों करेक्ट। थैंक्स लॉर्ड। अब हम एक बार वो टेक कर लेते हैं। वी एलएमएस के स्लो वर्किंग वजह से मुझे ये लास्ट टाइम ही टेक करूँगी मैं, इसके बाद फिर हम अपने स्टडी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। द डैश इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट टुडे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट। ये है जनाब एवोल्यूशन, ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चल लेते हैं। लेट्स वेट फॉर इट। अब ये आगे ऑलमोस्ट जनाब आ जाएगा ये। हम इसको सॉल्व करके तो इसको द एंड करते हैं। द कार्डलेस लिनेस प्रपोज दैट देयर आर डैश ब्रॉड ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स इनटू व्हिच होल नेचर कुड फिट इन। ये है जनाब 2। चलो जी, हो गया फिट काम। हम अब इसको करके तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, दोनों करेक्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आके चल लेते हैं हमारा वीडियो का काम, ठीक है। अब मैं जो है वीडियो सुनूँगी अच्छे से, आप भी सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 4 के अंदर हमने अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर जो सिस्टमैटिक्स की कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में देखा, तो उसी को मॉड्यूल 5 के अंदर भी हम कंटिन्यू करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वारंटाइन के अंदर किस तरीके से टैक्सोनॉमिस्ट हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं तो वो साथ में बहुत सारी डिजीज़ को लेकर जाते हैं। तो तमाम कंट्रीज़ के अंदर क्वारंटाइन लैब्स बनाई जाती हैं ताकि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर आया है उसको चेक किया जा सके कि वो डिजीज़ फ्री है या नहीं। तो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है लैब के अंदर वो टैक्सोनॉमिस्ट का होता है, क्योंकि तमाम क्वारंटाइन लैब्स जो होती हैं, तमाम क्वारंटाइन लैब्स के अंदर टैक्सोनॉमिस्ट अवेलेबल होते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को कि ये हमारा नेटिव ऑर्गेनिज्म है या कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कहीं दूसरी जगह से आया है, ताकि ये ना हो कि ये इन्वेसिव स्पीशीज हो और किसी कंट्री के अंदर आके ये तबाही फैलाए। तो क्वारंटाइन लैब्स के अंदर जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं वो बेसिकली टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं। इसमें ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिस्ट भी शामिल हैं और इसके अंदर आजकल जो न्यू मोलेकुलर टेक्निक्स हैं उनको भी यूज़ किया जाता है ताकि आसानी से और क्विकली ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन की जा सके। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर टैक्सोनॉमिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत रेयर होते हैं, इंडेंजर्ड होते हैं और उनकी हंटिंग शूटिंग के ऊपर बैन होता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्मगल किया जाता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनकी हेल्प की जाती है। इवन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर प्रोसेस फॉर्म के अंदर शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म की प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का मीट बहुत फेमस होता है, कॉस्टली होता है, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर उसका जो मीट है उसको प्रोसेस करके ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर टैक्सोनॉमिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आजकल मोलेकुलर टेक्निक्स अवेलेबल हैं। उसमें किसी भी जो प्रोसेस जो मटेरियल होता है उसका पार्ट लिया जाता है और उसको जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटाबेस होता है उसके साथ कंपेयर करके चेक कर लिया जाता है कि ये जो प्रोसेस मटेरियल है ये किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से बिलोंग तो नहीं करता जिसके ऊपर बैन है। तो उसमें टैक्सोनॉमिस्ट अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत रेयर हैं, इंडेंजर्ड हैं, उनकी लिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके उसकी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि इनको वॉच किया जा सके और इनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट अपने स्टेप्स प्ले कर सके। इसी तरीके से मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग, इसके अंदर जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट ये फोसल्स की स्टडी करते हैं। फोसल्स क्या हैं? ये प्लांट्स और एनिमल जो पुराने ज़माने के अंदर मौजूद थे और किसी वजह से वो ज़मीन के अंदर दब गए, आज उनके बाकियात हमें मिलते हैं। तो ये तमाम मटेरियल जो है इनको हम फोसल कहते हैं। तो जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि ये फोसल्स की स्टडी करते हैं और बहुत सारे फोसल जो एनिमल्स या प्लांट्स ये बेसिकली हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिस जगह पे ये मौजूद हैं वहाँ पे मिनरल्स मौजूद हैं या नहीं। तो जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं या जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं ये उन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप बनाते हैं। उससे गवर्नमेंट को आसानी होती है ये ट्रेस करने में कि जो मिनरल्स हैं वो किस किस इलाके के अंदर अवेलेबल है। तो मिनरल प्रॉस्पेक्टिंग के अंदर जो टैक्सोनॉमिस्ट है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से नेशनल डिफेंस के अंदर जो सिस्टमैटिक्स है वो अपना रोल प्ले कर सकती है, जिसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान ने
बैलून बम्स का इस्तेमाल किया और ये पैसिफिक जेट स्ट्रीम के अंदर इन्होंने इन बम्स का इस्तेमाल किया। जब डिटेल स्टडी की गई तो ये पता चला कि ये जो बैलून बम्स थे इसमें कुछ सैंड मौजूद थी और ये जो सैंड थी इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स के शेल मौजूद थे। जब टैक्सोनॉमिस्ट ने डिटेल स्टडी की तो ये पता चला कि किस बीच से इस सैंड को लिया गया है जहाँ पे इस किस्म के जो शेल वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, फिर उन एरियाज को टारगेट किया गया और जहाँ उनकी लॉन्चिंग साइट्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो टैक्सोनॉमिस्ट ने अपनी स्टडी के ज़रिए ये मालूम किया कि ये जो बम है बेसिकली किस इलाके से आए हैं। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर टैक्सोनॉमिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे जो फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूओप्लैंक्टन है दे आर हाईली सेंसिटिव। ये इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ी भी चेंज होती है उसको फौरन से डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। अब जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म की लिस्ट बनाते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है टू मॉनिटर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए या प्रिडिक्शंस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट जिसके अंदर अर्थवॉर्म शामिल है। ये तमाम ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका एक डाटा बनाते हैं और इस डाटा को शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, ताकि इन ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरीके से टैक्सोनॉमिस्ट जो किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बेहतर बनाने के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो हाईली वैल्यूएबल होते हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करवाया जाए तो उससे फॉरेन रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इस तरीके से हनी की बहुत सारी स्पीशीज हैं। टैक्सोनॉमिस्ट ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो ज़्यादा हनी की प्रोडक्शन करती है। इसी तरीके से सिल्क की जो प्रोडक्शन, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी प्रोडक्शन के अंदर सिल्क वार्म जो कि बॉम्बिक्स मोरी है, ये एक इंसेक्ट है जो कि कॉकून बनाता है। इस कॉकून के अंदर जो सिल्क होता है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा सकता है। टैक्सोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्पीशीज सिल्क वार्म की बेहतर है, जो बेहतर क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस कर सकता है, ताकि इस स्पीशीज को यूज़ करते हुए इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर यूज़ किया जाए और ज़्यादा क्वालिटी के अंदर क्वालिटी वाला और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सिल्क प्रोड्यूस किया जाए, ताकि बजाय ये कि हम बाहर के कंट्रीज से सिल्क मंगाएं, हम लोकल सिल्क प्रोड्यूस करें। इसी तरीके से लाख एक इंसेक्ट है जो रेजन्स प्रोड्यूस करता है, जिसको वार्निश के अंदर, डाइस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी टैक्सोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्पीशीज को हमने यूज़ करना है जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उनसे हम मुख्तलिफ किस्म के डाइस बनाते हैं। तो इसमें भी टैक्सोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्पीशीज है जिसको हमने यूज़ करना है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि जो टैक्सोनॉमिस्ट है ये अपनी जो कंट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर देते हैं और उससे ना सिर्फ बहुत सारे डिजीज़ से हम बच सकते हैं
बल्कि हम फॉरेन रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई और अब हम चलेंगे अपनी रीडिंग की तरफ एज़ यूजुअल। ओके, चलो जी, चल लेते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। डाउनलोड कर लेते हैं पीपीटीज को। चलो डाउनलोड हो जाएंगी तो अच्छा एक्सप्लेन किया, और अगर आप लोग इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी मेरी वीडियो को देखेंगे ना, जिसमें मैंने खुद एक्सप्लेन किया और अब पढ़ रही हूँ मैं, एक्चुअली तो समझ के पढ़ रही हूँ उसमें, तो आप लोग देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा उसे देखते हुए। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आ जाइएगा और उसे सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा वीडियो। ठीक है, ओके, इसमें मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी करंट सेमेस्टर है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, और आप लोग का भी होगा, जो देख रहा होगा उसका होगा। ठीक है, तो फ़ायदा हो सकता है दोनों का। सही है, फिर जब इतना फ़ायदा होगा फिर आप मुझे भी सब्सक्राइब देकर फ़ायदा कर दें मेरा भी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हम अपनी पीपीटी की तरफ जा रहे हैं और जनाब ये लोड हो रही है और ये आ गई है। अब हम स्मूथली इसको रीड आउट करते रहेंगे। ठीक है, हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स में मॉड्यूल नंबर 5। इसमें है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमैटिक्स इन बायोलॉजी। ये वही कंटिन्यू हो रहा है पीछे वाला मॉड्यूल है। ठीक है, क्वारंटाइन, इसमें है क्वारंटाइन व्हेन डिजीजेस आर स्प्रेड फ्रॉम one country to other via transportation. Respective governments established quarantine labs at aerodromes and airports, aerodromes and ports, etc. Taxonomists help in prompt identification of these diseases. सही हो गया। Wildlife management, the indiscriminate killing and felling of trees create disturbance in natural environment. It helps environmental protectors by identifying economically and ecologically important wildlife. It is important for preservation and protection of biodiversity. सही हो गया। उसके बाद फिर mineral prospecting, the identification of fauna and flora by paleontologists and sedimentary rocks show the sequence of geological events. ठीक है, which help in search for fuels and mineral deposits. For example, it attained great success in American industrialization. सही हो गया। उसके बाद फिर during World War II on November 3rd 1944 Japan released balloon bombs into the Pacific jet stream, created havoc in the forest of Northeast America. Balloons covered with sand contained a large number of shells of microorganisms. Bombing of this beach area destroyed the balloon launching site. अच्छा, ठीक हो गया। ओके, डिटेक्शन ऑफ environmental problems. Phytoplankton and zooplankton are sensitive to changes in water quality. सही हो गया। उसके बाद they are good indicators for changes in water quality as they respond quickly to changes in nutrient input. ठीक है, उसके बाद taxonomists help to detect such problem by identifying specific species. Okay, taxonomists help to detect organisms that enhance soil fertility, for example bacteria, earthworm, etc. सही हो गया। उसके बाद e-commerce systematics play role in increasing and improving the quality of commercially used animal products such as honey, silk, lac, dyes, etc. ओके जनाब, हमारा ये टॉपिक भी एंड हो गया है और मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले पीपीटीज़ में भी इसको अच्छे से समझ कर पढ़ा है, वो भी मैंने उसकी भी वीडियो ही बनाई है, मैं तब से आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग ड्रॉ करके देख लीजिएगा तो आपको भी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब हम चल लेते हैं अपने क्विज़ की तरफ, हम क्विज़ कर लेते हैं। तो आई थिंक क्या आता है,
During World War II on November 3rd, 1944, Daesh released balloon bombs into the Pacific jet streams. ये है जापान, ठीक है, ओके, क्लिक करें। अब हम चलेंगे आगे। सो वी गॉट इट करेक्ट। और अब इसके बाद टिक करते हैं। During World War II on November 3rd, 1944, Daesh released balloon bombs into the Pacific jet stream. ये है जनाब जापान। ये हो रहा है रिपीट। थर्ड टाइम देखते हैं रिपीट होता है या फिर दूसरा आता है। थर्ड टाइम इसको लास्ट कर दें, ठीक है। चलिए जी, लेट्स सी। अब थर्ड टाइम इन्होंने हमें नहीं करने दिया। इसको दोबारा से रीलोड कर लेते तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। अब वापस से अगर टेक पर क्लिक करेंगे तो रीटेक करने के लिए तो पता नहीं हमें करने देंगे कि नहीं। आ गया, ये भी अगेन रिपीट हो रहा है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II on November 3rd, 1944, Daesh released balloon bombs into the Pacific jet stream। चलो ठीक है, हम इस पर खुश हो जाते हैं, इसी पर, ठीक है, एक ही पर यही रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं क्रॉस। सो वी हैव डन विद आवर टॉपिक नंबर 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 6। इस वीडियो में हमने करने हैं टॉपिक 7 तक। हम अब मेरा आ गया है टॉपिक नंबर, ये क्या हमें तो 6 चाहिए था, ठीक है। 5 के बाद सीधा 7 आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, 6 और 7 जो ना ऊपर नीचे हुआ तो हम टॉपिक नंबर 6 निकालते हैं यहाँ कॉन्टेंट से, ठीक है। तो हमारे पास ये लोडिंग हो रही है, LMS बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारा 6 टॉपिक जो है वो लेसन आ गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। दिस माय फेवरेट। चलें जी, आगे चल लेते हैं। हमारा प्री असेसमेंट में द कैरोलस लिनेयस proposed that there are dash broad groups called kingdom into which all nature could fit in. 2 सही है, इसको कर देते हैं सेव, ठीक हो गया। द कार्लस लिनेयस कंट्रीब्यूट्स डैश कंट्रीब्यूशन टू टेक्सोनॉमी, ये भी इसकी कंट्रीब्यूशन भी 2 ही है, ठीक है, सेव कर देते हैं। एक और आ गया हमारे पास। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II on November 3rd, 1944, Daesh released balloon bombs into the Pacific jet stream। ये है जनाब हमारा जापान। चलें जी, हमारा जापान हो गया। अब हमारे तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, थैंक्स लॉर्ड। एक और बार रीटेक करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। रीटेक करते हैं, देखते हैं रिपीट हो रहा है या फिर कोई ये लगा रहा है। द डैश इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट टुडे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट। ये है जनाब हमारा एवोल्यूशन। अब हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। द कार्लस लिनेयस कंट्रीब्यूट्स डैश कंट्रीब्यूशन टू टेक्सोनॉमी, ये 2 है इसका आंसर। तो जो है ना ये भी रिपीट हो रहा है। अब हम इसका वेट करके, अच्छा ये आ गया और उसके बाद हमारा 2 आंसर लगा देते हैं। उसके बाद उसको सेव कर दिया और नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेक्स्ट। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II on November 3rd, 1944, Daesh released balloon bombs into the Pacific jet stream। किसने भी किया था? जापान। चलिए जी, सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑल करेक्ट, ये सिर्फ एक ही चेंज था, बाकी सारे के सारे बाकी दोनों तो थे वो रिपीट हुए थे। चलें जी, वेल डन। अब हमने दो टेक्स्ट कर लिए, हम आगे चलते हैं वीडियो की तरफ और अब हम ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 6। इस मॉड्यूल के अंदर हम 3 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 3 डोमेन सिस्टम के अंदर जो पहली डोमेन है इसको हम आर्किया कहते हैं। दूसरा इसके अंदर
जो किंगडम शामिल है उसको यूबैक्टीरिया कहते हैं और तीसरा यूकैरियोटा। 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और ये जो कैटेगरीज हैं इनको किंगडम्स कहते हैं। और इसमें जो पहली किंगडम है वो आर्किया है, दूसरी किंगडम यूबैक्टीरिया है और तीसरी किंगडम यूकैरियोटा है। अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम तमाम ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स के अंदर, 3 किंगडम्स के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो पहली किंगडम है आर्किया, इसके अंदर प्रिमिटिव बैक्टीरिया शामिल हैं और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरियम है। इसी तरीके से जो दूसरी किंगडम है यूबैक्टीरिया, इसके अंदर एडवांस किस्म के बैक्टीरिया शामिल हैं जैसे कि इकोलाई। इसी तरीके से तमाम किस्म के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटा के अंदर रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन सिस्टम देयर आर 3 मेजर किंगडम्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी एडजस्टेड इनटू 3 किंगडम्स। अब 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक वायरसेस की पोजीशन कहाँ होगी, क्योंकि वायरसेस डीएनए है या आरएनए है और इनके गिर्द प्रोटीन की शील्ड मौजूद होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। तो 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक वायरसेस की कोई डोमेन नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है यूबैक्टीरिया और आर्किया के कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं जो इनके अंदर रिजेंबल करते हैं और इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर इनके अंदर हम सेल टाइप की बात करें तो दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब ये है कि इनका जो सेल है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर है। इसी तरीके से अगर हम इनकी सेल वॉल के बारे में बात करें तो यूबैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद है, जबकि हम आर्किया के अंदर अगर बात करें तो आर्किया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स हैं या फिर इनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं। इसी तरीके से अगर हम एंट्रॉन्स की बात करें तो यूबैक्टीरिया के अंदर एंट्रॉन्स नहीं होते, जबकि आर्किया के अंदर एंट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एंट्रॉन क्या चीज़ है? एंट्रॉन बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। इसी तरीके से राइबोसोमल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो यूबैक्टीरिया के अंदर राइबोसोमल प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती, जबकि आर्किया के अंदर राइबोसोमल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसी तरीके से अगर हम डिजीज़ के हवाले से बात करें तो यूबैक्टीरिया ये पैरासिटिक हो सकते हैं और ये डिजीज़ काज कर सकते हैं, जबकि अगर हम आर्किया की बात करें तो आर्किया क्योंकि पैरासिटिक नहीं है, कोई भी डिजीज़ इनसे नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम इनकी जीन रिजेंबलेंस की बात करें विद द यूकैरियोट्स, तो जो यूबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया के अंदर कोई रिजेंबलेंस नहीं होती यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म के साथ, जबकि आर्किया के अंदर रिजेंबलेंस मौजूद होती है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और इनको हम किंगडम का नाम देते हैं। इनमें से पहली किंगडम आर्किया थी जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जबकि यूबैक्टीरिया इसके अंदर एडवांस बैक्टीरिया शामिल है। और तीसरी जो किंगडम है वो यूकैरियोटा है। यूकैरियोटा के अंदर ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के गिर्द वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री मौजूद होती है। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। सही है, होप आप लोगों को समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हम लोग करेंगे रीडिंग, पहले डाउनलोड करेंगे 50 एज यूजुअल, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर पेपर टू बी डाउनलोडेड। अब ये हो गई है डाउनलोड और हम इसको करेंगे ओपन। थोड़ा टाइम लगा।
थैंक्स लॉर्ड। जल्दी कर गया। अब हम आगे चल जाते हैं। हमारा मॉड्यूल नंबर 6 है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम्स ऑफ स्पीशीज इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू नेम्स, जेनेरिक नेम, स्पीशीज नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, इसमें वीडियो तो सर ने डोमेन ऑफ वायरसेस प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 6। इस मॉड्यूल और इसकी रीडिंग में क्या है, इसकी रीडिंग में डोमेन क्यों नहीं है फिर? अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये शफल हुई है वीडियो। इसका मतलब है कि जो टॉपिक नंबर 7 है ना, उसके अंदर होगी डोमेन वाली वीडियो। ठीक है, तो परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग अपना राइट टॉपिक की वीडियो भी निकाल करके सुनेंगे। अब ये आ गई हमारे पास वीडियो, हमने सुन ली है। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स, ये वीडियो हमने जिस टॉपिक की सुनी है वो टॉपिक नंबर 6 का डोमेन वाला। अब रीडिंग कर लेते हैं उसकी। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसमें होगी डोमेन ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं लेक्चर्स या फिर वीडियोस। आखिर टीचर्स भी इंसान हैं, बहुत सारा काम होता है उनको करने वाला, इसीलिए कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग पीछे वाले देखते हैं, शायद ये डोमेन वाला निकला है। ठीक है, हम लोग चल लेते हैं फिर। ठीक है, ये देखिए, अब हमने डोमेन वाली वीडियो सुनी थी और ये डोमेन वाला आ गया, 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, ये देखें 3 डोमेन सिस्टम, आर्किया, यूबैक्टीरिया, यूकैरियोटा। असल में टॉपिक 6 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 डोमेन सिस्टम। सो हमारे पास है, ये है हमारे पास डायग्राम, और हम स्मूथली पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल कॉमन सिस्टम। इसको बताइए यूबैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोटा। यूकैरियोटा का एग्जांपल है ऑल लाइफ फॉर्म्स विद यूकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल फ्रॉग। और आर्किया क्या होते हैं? वेरी प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल हेलोबैक्टीरियम सेलिनारियस। एंड यूबैक्टीरिया की क्या होते हैं? मोर एडवांस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, और इसकी एग्जांपल है ई कोलाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। डोमेन इज अ ब्रॉड सेट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। All organisms belong to one of the 3 domains depending upon their characteristics. सही हो गया। A single domain can contain one or more kingdoms, introduced by Charles et al. और in 1990। इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। डोमेन ऑफ वायरसेस में हमारे पास वायरसेस आर DNA and RNA shielded by protein coat called capsid. Viruses do not have a domain। ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है हमारे पास डिफरेंस बैक्टीरिया आर्किया। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूबैक्टीरिया और आर्किया होते हैं। यूबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, आर्किया भी प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, ये डिफरेंस तो ना हुआ। तो इसके अलावा यहाँ से फिर डिफरेंस इसका स्टार्ट होता है। सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, यूबैक्टीरिया की, बट आर्किया की डू नॉट प्रोटीन्स और नो सेल वॉल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और सेल वॉल नहीं होती इसके अंदर। और इंट्रोन्स की बात करें तो यूबैक्टीरिया में नो इंट्रोन्स, एंड आर्किया कंटेन इंट्रोन्स। ठीक है, एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स की बात करें तो यूबैक्टीरिया कंटेन नो राइबोसोमल प्रोटीन, आर्किया कंटेन राइबोसोमल प्रोटीन्स। एंड डिजीजेस की बात करें तो यूबैक्टीरिया कैन बी पैरासाइटिक एंड कॉज डिजीजेस, एंड आर्किया कैन नॉट बी आर नॉट पैरासाइटिक, सो डज नॉट कॉज एनी डिजीज। ओके, जीन रिजेम्बलेंस की बात करें तो यूबैक्टीरिया हैज़ नो रिजेम्बलेंस ऑफ देयर जीन विद यूकैरियोट्स, बट आर्किया हैज़ कंटेन जीन्स व्हिच रिजेम्बल विद यूकैरियोट्स। ठीक है, इसके आगे हमारे पास ये प्री mRNA है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रोन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये mRNA है, ये 5 प्राइमर कैप और पॉली ए टेल, ये आप लोग कह सकते हैं स्टार्ट है और ये एंड है। ठीक है, 5 प्राइमर स्टार्ट और 3 प्राइमर एंड। स्टार्ट मतलब कि हेड और 3 प्राइमर एंड मतलब कि टेल। राइट,
अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 हमारा, ये आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक नंबर प्रिंसिपल्स ऑफ 6 है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने जो है वो बाइनोमियल, ये हमारा जो टॉपिक है ना, इसमें थोड़ी सी शफल है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो असल में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो 7 का टॉपिक है, हेडिंग है, और इसकी हेडिंग है डोमेन, 3 डोमेन्स। ठीक है, तो हमने 3 डोमेन वाले की वीडियो भी देख ली, पी असेसमेंट भी कर ली, रीडिंग भी कर ली वहाँ से। ठीक है, और हमारे पास पोस्ट असेसमेंट भी हम ले लेते हैं इसकी। ठीक है, आप देख लेते हैं। ठीक हो गया, देखते हैं पोस्ट असेसमेंट में क्या है। पोस्ट असेसमेंट में ये जो है ना, वैसे तो ये मुझे आता है, ये भी हम कर लेते हैं। ये जो है ना, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, तो पोस्ट असेसमेंट भी हमें इसकी 7 टॉपिक वाली करनी पड़ेगी। सही है, 3 डोमेन सिस्टम वाली। ठीक है, सिर्फ वीडियो इधर उधर है और रीडिंग मटेरियल भी। ठीक है, अब हम चल लेते हैं। यहाँ पर आकर हम अपनी पोस्ट असेसमेंट कर लेंगे। ठीक है, और स्टार्ट क्विज। So during World War II on November 3rd, 1944, Dash released balloon bombs into the Pacific jet stream. तो ये है जापान। तो क्लिक आंसर, सेव करके आंसर। द केयरलेस लिनियर्स कंट्रीब्यूशन टू टैक्सोनॉमी। तो सेव आंसर। Okay, the dash is the process by which plants and animals that exist today have been evolved from plants and animals of past. ये है जनाब एवोल्यूशन, और सेव आंसर पर क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद हमारे सर्च करें, बिल्कुल ठीक हो गए। इसको एक बार फिर से रीटेक क्विज कर लेते हैं। ठीक है, द डैश इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट टुडे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट। तो ये भी एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा द कार्लेस लिनियर्स कंट्रीब्यूट टेस्ट कंट्रीब्यूशन 2 हो गया। ठीक है, और इसका कार्लेस लिनियर्स प्रपोज दैट देयर आर डैश ग्रुप कॉल्ड किंगडम्स इनटू व्हिच होल नेचर कुड फिट। ये है 2। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट आने का वेट करते हैं। इट इज़ डन। सो इसको क्रॉस कर देते हैं। हमारा एक टॉपिक डन हो गया। हमारा कौन सा टॉपिक डन हुआ है? 3 डोमेन सिस्टम वाला। ठीक है, अब हमने जो है अपनी प्री असेसमेंट करनी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक मॉड्यूल। अब हमने जो है ना प्री असेसमेंट करनी है नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, हमने 6 की कर लिया प्री असेसमेंट। अब प्री असेसमेंट हम 7 वाले भी कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट क्विज। World War II November 3, 1944 Dash release UK। अच्छा, ये Dash release balloon bombs into the jet stream। तो ये है जापान। ठीक है, तो क्लिक कर लेते हैं, आगे चल लेते हैं हम लोग। राना टिग्रीना is an which is solitary and Tigrina is an which is solitary and एंड नॉकटर्नल नेचर। इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टेंट टिग्रीना है। फ्रॉग्स होते हैं एम्फीबियंस, और इसको हमने सेव कर लिया। सो हमारे पास अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3।
था यार, दिमाग नहीं। The Carlos Williams proposed that there are broad groups called kingdoms into which whole nature could fit in. तो ये यार एक 2 है। चलो जी सेव कर लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन ये होगा भी मिलेगी। नहीं बेटा चलिए जो दिमाग। उसके बाद हम लोग जो है ना नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। माशरा औरत बनाती है। हमारे पास आ गया है, जल्दी कर यार, मैं हमने करना है अब प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल अब हम 7। लोग जो है ना वीडियो अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, अब सिस्टमैटिक्स में इसमें आ जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ख्याल में, ठीक है, इसकी हड्डियां 3 हिस्से में। और हमने इसको अच्छे से सुनना है। इस मॉड्यूल के अंदर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बेसिकली ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की जाती है। ये जो नेमिंग का तरीका है, इसके अंदर हम किसी भी एनिमल को 2 नाम देते हैं। इसमें पहला नाम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नाम उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ नेमिंग है। जब हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करें, होमो सैपियन, तो पूरी दुनिया के अंदर इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन ही होगा। इसी तरीके से किसी भी एनिमल का जब हम साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए रखते हैं तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है। इस स्लाइड के अंदर ये जो तस्वीर दिखाई गई है, ये एक स्पाइडर है जिसका नाम ऑक्सियोप्स जवानस है। ऑक्सियोप्स जवानस एक हंटिंग स्पाइडर है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये एग्रो इकोसिस्टम्स के अंदर पाई जाती है और एग्रो इकोसिस्टम्स के अंदर ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारी फसलों को तबाह करते हैं, ये उनके ऊपर फीड करता है इंसेक्ट। ये बेसिकली अगर हम इसको टेक्निकल देखें तो ये एक इंसेक्ट नहीं बल्कि ये एक अरेक्निड है। इंसेक्ट और अरेक्निड में डिफरेंस होता है क्योंकि इंसेक्ट्स की 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जबकि स्पाइडर्स या अरेक्निड्स इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो इसका नाम ऑक्सियोप्स जवानस, इसमें ऑक्सियोप्स इसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जवानस इसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो इस स्लाइड के अंदर एक स्कॉर्पियन जिसको बिच्छू कहते हैं दिखाया गया है। इसका साइंटिफिक नेम होटनटोटा टेमुलस है। यहाँ पे होटनटोटा इसकी जीनस है जबकि टेमुलस इसकी स्पीशीज है। ये जो स्कॉर्पियन है इसको इंडियन रेड स्कॉर्पियन भी कहते हैं और ये स्कॉर्पियन की एक फैमिली जिसको बुथिडी कहते हैं उससे ताल्लुक़ रखता है। बुथिडी फैमिली के अंदर ऐसे स्कॉर्पियन शामिल हैं जो जहरीले होते हैं। इनका जहर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर ये स्कॉर्पियन बाइट कर लें तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो होटनटोटा टेमुलस ये साइंटिफिक नेम है इंडियन रेड स्कॉर्पियन का। इसी तरीके से इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो इस स्लाइड के अंदर फ्रॉग जिसका साइंटिफिक नेम राना टैग्रीना है, तो इसके अंदर जो पहला नाम है राना, ये इसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है जबकि टैग्रीना इसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी और खुश्की दोनों के अंदर रह सकते हैं। राना टैग्रीना एक सॉलिटरी एनिमल है, आमतौर पर ये तन्हाई पसंद होता है, लेकिन ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, लेकिन ये पानी और खुश्की दोनों पे डिपेंड करता है। तो राना टैग्रीना का जो असल नाम जो कि साइंटिफिक बेस के ऊपर हम रखते हैं, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नतीजे में वजूद में आया। तो फ्रॉग जो है इसका साइंटिफिक नेम राना टैग्रीना है और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है पूरी दुनिया के अंदर। जब भी हम राना टैग्रीना की बात करेंगे तो हर कोई आसानी से ये बात समझ सकता है कि ये फ्रॉग की बात हो रही है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि साइंटिफिक नेमिंग इसके अंदर की जाती है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है और तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर एग्री है। फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये वाला टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। अब इसके
ऑफ नेपाल एंड रिसेंटली फ्रॉम श्रीलंका। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। राना टैगिना इज एन एम्फीबियन विच इज़ सोलिटरी एंड नॉकटर्नल इन नेचर। सही। दे इनहेबिट होल्स एंड बुशेस नियर वाटर सोर्स। दे डू नॉट स्टे इन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। दे बिलोंग टू ऑर्डर नन्यूरा। ओके जी, डन हो गया। यहाँ पर हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी, इसका जो रीडिंग है ना वो भी इस टॉपिक के हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसकी पोस्ट असेसमेंट ले लेते हैं। ओके, ये क्योंकि हमने कर लिया, हम इसको रीटेक कर लेते हैं। एक बार इसको भी रीटेक कर लेते हैं, एक बार 7 वाले को भी रीटेक कर लेते हैं जो उसमें दी गई है प्रोसेस। ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर नवंबर 3, 1944 डैश रिलीज बलून बॉम्ब्स इनटू द पैसिफिक जेट स्ट्रीम। ये है जापान। अच्छा, सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारे पास है द डैश इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट टुडे हैव बीन इवोल्व्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट। ये हमारे पास आ गया एवोल्यूशन। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा राना टैगिना इज एन डैश विच इज़ अ सोलिटरी एंड नॉकटर्नल इन नेचर। ये है एक एम्फीबियन। ठीक है। और अब हमारे पास सारे सीख हो गए हैं, तो थैंक्स लॉर्ड। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने पोस्ट असेसमेंट करनी है। ये लेक्चर नंबर 7 की पोस्ट असेसमेंट है, तो हम जो है वो अब 6 की पोस्ट असेसमेंट कर लेंगे। ठीक है, 6 वाली की। सही हो गया। अब हम आ गए हैं 6 पर, तो पोस्ट असेसमेंट पे आ जाते हैं। तो इसको हम टेक कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट हो गया था क्योंकि ये हमने लगाया भी नहीं था और टाइम अप हो गया था, LMS वर्क नहीं करता। सो ठीक है। राना टैगिना इज एन डैश विच इज सोलिटरी एंड नॉकटर्नल इन नेचर। ये है जहाँ पर एम्फीबियन। और हम आगे चलकर इसको सेव कर देंगे फ़ौरन। सही। ठीक हो गया। तो हमारा ये करेक्ट हो गया। हम एक बार फिर से ये टेक कर लेते हैं। सही। अब देखते हैं रिपीट हो रहा है या फिर कोई दूसरा आता है। राना टैगिना इज एन डैश विच इज सोलिटरी एंड नॉकटर्नल इन नेचर। ये है एम्फीबियन। और सेव कर लेते हैं, तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। और अब हमारा ये वाला टॉपिक भी डन हो गया और हमारा ये वाला टॉपिक, ये वाला 3 to main वाला टॉपिक भी डन हो गया। ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, दोनों टॉपिक्स पर क्या लिख देंगे, डन एज यूजुअल। ठीक है। अब इन दोनों टॉपिक्स पर डन लिख देते हैं। सही है। ये हमारा हो गया। सही है। इसके बाद हम चल रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक मॉड्यूल 7।